नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विस। आज की हमारी डेट है 27 मई और 27 मई के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है फोरम शॉपिंग। फिर है जो हमारा एनसीटी और जो दिल्ली है उसका जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो भी डिवीजन है। उसके बाद उड़ान के ऊपर, फिर है पीपल का बायोडायवर्सिटी रजिस्टर एंजल टैक्स के ऊपर, और फिर है वर्ल्ड सिक्रोजिया जागरूकता दिवस। अभी हम वो पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए भाई, सबसे पहला है फोरम के ऊपर शॉपिंग। अब फोरम शॉपिंग क्या चीज होती है? ये जो है, ऐसा नहीं कि कोई शॉपिंग का कोई एक वो है कैरेक्टरिस्टिक है। फोरम शॉपिंग बेसिकली, फोरम शॉपिंग जो है वो सीजीआई जो जीवाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने यहाँ पर फोरम शॉपिंग के ऊपर बोला है। होता क्या है, जब कोई भी वकील जानबूझकर अपने मामले को किसी विशेष न्यायाधीश या ऐसे न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रयास करता है जहां उन्हें लगता है कि हो सकता है कि भाई जो वो जज होगा या फिर वो ये जो पूरा एरिया है उसमें वो जो रिजल्ट होगा वो उनके फेवर में आ सकता है, उसे कहते हैं फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग क्या चीज है? जिसमें आपको लगता है कि भाई वो रिजल्ट हमारे फेवर में आ सकता है। तो लॉयर्स को ये लगता है कि भाई मुकदमेबाजी करनी है तो ये एक बढ़िया नीति साबित हो सकती है कि भाई उनके पेपर में रिजल्ट आ जाएंगे तो बस वो भी खुश और सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। जब एक बार ऐसा केस भी हुआ था, ये देखो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है लेकिन आएगा तो ये प्रीलिम्स में ही, ये आपका मेंस में नहीं पूछा जाएगा ऐसा कोई सवाल। ठीक है। तो अभी जैसे लास्ट ईयर 2022 में भी जो एससी की बेंच है, जस्टिस एस अब्दुल नाजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी, उन्होंने भी विजय कुमार घई केस के अंदर जो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के ऊपर, इन्होंने बोला था कि भाई जो यहाँ पर एक केस था जिसमें फोरम शॉपिंग को बोला गया था कि ये गलत प्रैक्टिस है, अदालतों द्वारा एक विवादित प्रथा है और कानून इसको कोई मंजूरी नहीं देता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि ये चीज काफी ज्यादा प्रैक्टिस में रहती है। ठीक है। जहां उनको लगता है कि भाई ये केस हमें इस जगह पे ट्रांसफर होना चाहिए क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि भाई जो ये एरिया है वो हमारी बात अच्छे से समझ पाएंगे, या फिर उनको लगता है कि भाई एक सिंपैथेटिक यहाँ पर हमें डिसीजन मिल सकता है। तो ये बहुत एक कॉमन सी प्रैक्टिस चली आ रही है जिसको तोड़ने के लिए या खत्म करने के लिए इस पूरी चीज को बताया गया है। ठीक है। इससे क्या होगा, ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बेनिफिट, इसकी पहली बात तो ये है कि इनको लगता है, या तो फिर ऐसा होता है कि भाई एक सही जजमेंट दे दी जाएगी, और नुकसान ये होता है कि भाई हो सकता है कि इनजस्टिस भी हो जाए। कई केसेस में ये अच्छा साबित हो सकता है लेकिन कई ऐसे केस भी हो सकते हैं जहां पर ये सिस्टम सही साबित ना होते हुए गलत चीजों को अंजाम दे दे। तो ये कंसर्न इसके हो सकते हैं जिससे हमारा इनजस्टिस हो सकता है और वर्कलोड या वर्क बैलेंस बिगड़ सकता है यहाँ पर। ठीक है। ऑलरेडी बर्डन है इतने ज्यादा और यहाँ पर केस का जो है प्रॉब्लम हो सकता है, तो कंसर्न ये है इसका। बाकी यहाँ पर फेवरेटिज्म भी हो सकता है ना कि भाई अब एक कोई केस ट्रांसफर करा रहा तो हो सकता है वो वहां का फेवरेट कुछ हो, इस वजह से केस ट्रांसफर किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है कि भाई नेचुरली जस्टिस प्रमोट होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हानि पहुंचा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है एक फेयर जजमेंट जिन्हें हम कहते हैं ना, वो फेयर जजमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगी, इम्पार्शियल जजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वो इम्पार्शियल जजमेंट जो है ना, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है, जो कि यहाँ पर अब ना हो तो ज्यादा बेटर है, वो यहाँ पर प्रमोट होती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए ही इस पूरे को बात की गई है। ठीक है ना। तो ये आपको फोरम शॉपिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि होती क्या। अगला आर्टिकल है हम लोगों का भाई, जो आप सभी लोग अभी जानते भी हैं कि एनसीटी जो है हमारी जो नेशनल नेशनल कैपिटल टेरिटरी है जो कि दिल्ली है, दिल्ली यहाँ पर
2023 में अभी उनके लिए एक ऑर्डिनेंस बिल पास हुआ है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट, अभी आपको याद है ना कि अभी ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया था, उसी के बिहाफ पर एनसीटी का एक और यहाँ पर केस आया है। क्या चीज में यहाँ पर, अभी सीजेआई की जो एक बेंच थी, उन्होंने यहाँ पर लॉज बनाने के लिए बात कही है। उन्होंने बोला कि भाई जो एलजी है उनको थोड़ा सा यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके मामले में, जैसे पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन मामलों में थोड़ा सा रोल को कम करना होगा। तो हमारे भारत के और दिल्ली के जो एलजी हैं और सीएम का जो केस है, इसको सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करनी पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने तो रिजल्ट दे दिया फेवर में दिल्ली सरकार के। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको पलट दिया, और राजधानी में हमारी जो है सर्विसेज नामक क्षेत्र पर सत्ता का नया दावा करने के लिए यहाँ पर एक अध्यादेश को जारी कर दिया है। और ये अध्यादेश का क्या मतलब है कि भाई सर्विसेज के प्रशासन की एक व्यापक योजना तैयार की जाएगी, ताकि दिल्ली सरकार में दिल्ली के लोगों के हित में कोई रिजल्ट लेके आया जाए। तो ये ऑर्डिनेंस यहाँ पे पास हुआ है, जो कि यहाँ पर क्या लेकर के आएगा, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी लेके आएगा, राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जिसके अंदर सीएम, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और अदर मेंबर्स होंगे, जो यहाँ पर सारा कुछ डिसाइड करेंगे कि भाई जो डैनिप्स होते हैं, या डेन आईसीएस हो गए, डैनिप्स हो गए, ये दिल्ली और अंडमान निकोबार की सिविल सर्विसेज वाले, उनका यहाँ पर क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जो भी मैटर्स होंगे वो ये सब कुछ यहाँ पे अलग से सॉल्व रखेंगे, जो कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो रहेंगे, जिसमें एक सीएम भी रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहेंगे। और इसमें यहाँ पर फाइनल डिसीजन कौन देगा, यहाँ पर फाइनल डिसीजन यहाँ पर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को देगा, अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अगर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी और एलजी के बीच में कोई प्रॉब्लम आता है, तो एलजी यहाँ पर प्रायोरिटाइज दिया जाएगा इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑर्डिनेंस कहता है कि गवर्नर ही यहाँ पर पास करेंगे सारे बिल्स को, गवर्नर ही यहाँ पर ऑर्डर देंगे कि कौन सा बिल किस प्रकार से रखा जाएगा। ये पूरा का पूरा गवर्नर की ही जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी गवर्नर की रहेगी, सारी के सारे रिकमेंडेशंस वगैरह जो है पूरा यहाँ पर जो है सारी चीजें देखेगा। ठीक है, एलजी ही पूरी रिकमेंडेशंस और सारी चीजों को यहाँ पर फाइनलाइज करेगा। और कभी भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं, मतलब मतभेद की स्थिति होती है, तो उपराज्यपाल ही यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आज भी एलजी को ही मेजर पावर दी गई है। असल में ये जो हमारी ये है दिल्ली है, दिल्ली को पहले कब स्टेटस मिला है, दिल्ली को सबसे पहले 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत आर्टिकल 239 ए को इंसर्ट कराया गया, जिसमें दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया है एस बालकृष्णन कमेटी के कहने पर। ठीक है, ये 1991 में 69th अमेंडमेंट एक्ट के पास करने के बाद इस चीज को किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये था कि भाई एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, सीएम रहेगा, एलजी रहेंगे, और इन सबकी जो पावर होगी, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास मेन पावर होगी। और कभी मान लीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है एलजी और मिनिस्टर्स के बीच में, तो एलजी वहां फाइनल डिसीजन लेंगे, और एलजी उस चीज को रेफर कहाँ करने वाले हैं, प्रेसिडेंट को रेफर करके डिसीजन सुनाया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये अमेंडमेंट था, अभी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो इस पूरे मामले की जो जो यहाँ पर प्रोसीडिंग्स होंगी, जो जो प्रोग्रेस होती जाएगी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके सारी बातें इन्फॉर्म करती जा रही हूँ। और ये तो आप लोगों को लिखना ही है कि भाई क्या क्या डिसीजन यहाँ पर सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डिसीजन आए हैं, सुनाए जा रहे हैं, ये तो बेहद जरूरी है आप लोगों को पढ़ना। ठीक है भाई, अगला सवाल है यहाँ पर उड़ान 5.1, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में 5.1, क्योंकि 4 हो चुके हैं अभी तक, आप लोगों ने पढ़ा होगा उड़ान स्कीम के बारे में, उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें 5 यहाँ पर 4 सक्सेसफुल इसके फेजेस को लॉन्च किया जा चुका है। अब इसका नया फेज जो है यहाँ पर अब लॉन्च किया गया है, और वो जो फेज है उसी के बारे में आपको मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि अभी इसका बिल्कुल एक रिसेंट और नया फेज यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और इस फेज में क्या होता है कि भाई देखो, जहां पर भी जो रूट है वो और ज्यादा बनाए जाते हैं, ताकि लोगों का आना जाना और इजी करते हैं। इसमें मेन वही है कि भाई उड़े देश का आम नागरिक का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर उड़ने की आजादी जो है वो
मिलनी चाहिए। मतलब फ्लाइट की टिकट्स इतनी पहली बात तो अफोर्डेबल कर दो कि हर व्यक्ति अफोर्ड कर सके, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता फ्लाइट की टिकट्स। तो वो इसमें चेंज किया जाएगा कि भाई फ्लाइट की टिकट्स को अफोर्डेबल बनाया जाना चाहिए। तो होना तो चाहिए ऐसा, पर देखो अभी भी हर जगह पे है नहीं ऐसा। और जहां पर जो है हेलीकॉप्टर्स का सहारा हो सकता है, वहां हेलीकॉप्टर्स के थ्रू भी एयर एयरवेज के जो भी खर्चे हैं उसको रिड्यूस करना चाहिए। उसके बाद जो भी फंडिंग है वो थोड़ा रोका जाए, हेलीकॉप्टर के रूट्स बनाए जाए, डेवलप किए जाए और ज्यादा से ज्यादा। और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा नए नए रूट्स को स्थापित करने की जरूरत है, कि मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम नए रूट्स स्टैब्लिश हो जाए। चाहिए भाई। वैसे बेसिकली तो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा किया गया, एक्चुअली में जो ये स्कीम आई थी, जब ये इनिशिएट की गई थी तब ये 2016 में हुई। ठीक है, तो ये वाली पता स्कीम जो है ये आपके ये मेंस में पूछी जा सकती है। आप सभी लोगों को मेंस का एक जो अपना आंसर की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप इस पूरे को ऐड करेंगे। उसमें आप इस पूरे को अपनी स्कीम में इसको लिख लो भाई, नोट्स में आपके सामने ही है कि हर एक कॉमन मैन भी यहाँ पर पूरा एक चीजों को कर पाए, उसी के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये एक स्कीम आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है भाई, इसको कौन एस्टैब्लिश करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस पूरे को एस्टैब्लिश करवा रहा है। तो इसको आप एक बार अपने नोट्स में ऐड कर लेना। थोड़ा सा उड़ान स्कीम के बारे में मान लो अगर शॉर्ट नोट में लिखने को आ जाता है तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि शॉर्ट नोट में आप कैसे लिखेंगे इसको। बढ़ते हैं आगे। पहले एक बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, जैव विविधता का रजिस्टर, पहले जो है ये तैयार किया गया था। पहले इसको तैयार किया गया था कलकत्ता में। अब इसको गोवा में भी तैयार किया जा रहा है कि भाई कितनी जैव विविधता कहाँ पर बनी हुई है। उस पूरे को यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसके लिए एक रजिस्टर की तैयारी की जा रही है और हर एक विलेज को यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। तो ये एक रजिस्टर है जो तैयार हो रहा है अभी। ठीक है भाई। अब इस रजिस्टर में क्या है, क्या क्या चीजें हैं वो देख लेते हैं भाई, क्या मतलब है इस पूरे रजिस्टर का वो भी समझ लेते हैं। असल में ये एक रजिस्टर है बायोडायवर्सिटी का जो तैयार हो रहा है, और इसमें सारे रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे डोमेस्टिकेशन स्टॉक्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर चीज उस एरिया में पाए जाने वाले हर एक फ्लोरा और फौना की वहां पर रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी। अभी तक 2 लाख से ज्यादा भी ऐसे रजिस्टर तैयार हो चुके हैं, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइफ मिशन, जिसमें हम चाहते हैं ना कि भाई एनवायरनमेंट को प्रमोट करें, तो एक ऐसे मैनेजमेंट तैयार करें। बहुत अच्छी चीज है। अभी इसके लिए एक लाइफ ऐप का भी उद्घाटन किया गया है, वो भी आपने सुना होगा। एक्चुअली मोदी जी ने ये लाइफ वर्ड दिया था जिसमें हम क्या चाहते हैं, क्या क्लाइमेट में होने वाले जितने भी चेंजेस हैं, जितना भी XYZ चीजें चल रही हैं, उन सब की प्रोटेक्शन। और अभी यही एक कोशिश है पूरी तरीके से, और बहुत अच्छी पहल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छी पहल से इसको शुरुआत किया जा रहा है कि हमें क्या प्रमोट करना है भाई। हम लोगों को यहाँ पर पूरी तरीके से जो है ना कि भाई एक एनवायरनमेंट में ही, सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही चीजें होनी चाहिए, उसी को हम यहाँ पर पूरी तरीके से प्रमोशन में लगे हुए हैं, जो कि अपने आप में बेहद एक अच्छी पहल है। ठीक है भाई। तो ये एक पहल यहाँ पर शुरुआत इसकी करी जा चुकी है, इसकी ऐसी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस पूरे इनिशिएटिव को आपने एक तो दिमाग में रखना है कि ऐसा भी कुछ है। ठीक है भाई, लिख लेना इस पूरे इनिशिएटिव को अपने नोट्स में आप लोग। और ये इनिशिएटिव आप जैसे कि जानते हैं, समझते हैं सभी लोग कि ऐसा जो भी इनिशिएटिव होते हैं वो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। ऐसे टॉपिक्स यूपीएससी को पूछना बेहद पसंद है, वो हर बार ऐसे ऐसे टॉपिक्स को उठा उठा करके पूछते हैं जिससे स्टूडेंट की नॉलेज को हम लोग इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि भाई क्या क्या है, मतलब स्टूडेंट की नॉलेज को टेस्ट करने का बहुत इजी तरीका है ये। तो ये तो आपने देखो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें पढ़नी है। एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें जितनी आप पढ़ सकेंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो देखिए एग्जाम में खूब खूब पूछे जाते हैं। तो यू शुड नॉट मिस एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक। बिल्कुल भी ऐसा कोशिश भी नहीं करिएगा, सोचिएगा भी नहीं कि आपको टॉपिक मिस कर देंगे।
तो वही आपको मिशन लाइफ भी याद रखना है, लाइफ मिशन जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई सारी चीजों को यहाँ पर एक कंट्रोल करने के लिए बनाया। अगला टॉपिक है हमारा एंजल टैक्स। अब देखो एंजल टैक्स पता है क्या होता है। अभी एंजल टैक्स यहाँ पर आया है, उसका एक काफी ज्यादा एक फाइनेंस की मिनिस्ट्री ने यहाँ पर निकाली एक लिस्ट कि भारत के जितने भी स्टार्टअप हैं, तो उसमें कुछ एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की गई है। सिंगापुर, नीदरलैंड, मॉरिशस को छोड़ करके यूके, यूएस और फ्रांस से जितना भी एंजल टैक्स आया उसके ऊपर एक लिस्ट तैयार की है। एंजल टैक्स क्या होता है? शेयर जारी किए जाते हैं जिसमें जितनी भी जुटाई गई राशि है उसके ऊपर पूंजी पर एक लगाया जाता है कर। यदि जारी किए गए शेयरों का शेयर मूल्य कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक होता है तो एक्सेस फंड्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे रेस किए जाते हैं जिसमें टैक्स लिया जाता है। तो एंजल टैक्स जो है वो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पुराना चलता आ रहा है, और ये फाइनेंस एक्ट 2012 जो है उसी ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। और ये 30.9% की वैल्यू पर इसको इनकलकेट किया जाता है। फेयर मार्केट वैल्यू, FMV, उचित बाजार मूल्य एक ऐसी संपत्ति की कीमत होती है जब खरीदार और विक्रेता को इसके संबंध में उचित ज्ञान हो और वो बिना किसी दबाव के व्यापार करने के इच्छुक होते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर एक करीबी कंपनी के शेयरों की सदस्यता के माध्यम से उचित बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर बेहिसाब धन के उत्पादन और उपयोग को रोकते हैं। तो सरकार ने ये चीज जो है यहाँ पर कि भाई एंजल टैक्स आपको स्टार्टअप्स को पे नहीं करना होगा। अगर अगर वो स्टार्टअप किसने लिस्ट किया हुआ है, अगर वो स्टार्टअप डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय। पढ़ा हुआ ना? ये मैंने बहुत बार बताया, यही वो सेम चीज है जो GI टैग को भी इशू करती है। तो ये मंत्रालय अगर आपका एलिजिबल स्टार्टअप डिक्लेयर कर देता है तभी आप सिर्फ एक स्टार्टअप की कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ठीक है, और ये जो पूरा स्टार्टअप है आपका वो करीब करीब 25 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर से वहां पर आपको फिर ये जो है टैक्सेस की छूट मिल जाएगी। तो ये है आपका एंजल टैक्स। लास्ट आर्टिकल है आज का हमारा, वर्ल्ड सिग्रोजिफिना जागरूकता दिवस। ये एक ऐसा डे होता है, देखो बोलने में थोड़ा मुझे भी दिक्कत हो सकता है क्योंकि स्पेलिंग ही इसकी कुछ इस प्रकार से है, जिसमें ऐसे लोग जिनको डिसेबिलिटी, जिनको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, जो कुछ ना कुछ यहाँ पर चैलेंज को आज भी झेल रहे हैं, ये उनके लिए जो है content exist करता है। ठीक है, तो आप कह लीजिए कि जितने भी डिसेबल्ड पीपल हैं उनके लिए इस पूरी चीज को यहाँ पर स्टार्ट किया गया। स्टार्ट भी नहीं, बेसिकली ये एग्जिस्ट कर। ठीक है, तो ये छोटा सा एक आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा टॉपिक है ये डील किससे करता है। ठीक है ना, ये किस टॉपिक से डील करता है, दैट इज ओनली इम्पोर्टेंट। ये किस चीज से डील करता है, राइट एवरीवन। तो ये वही है कि जैसे हम डे टू डे बेसिस पे कितने लोग यहाँ पर इन चीजों का शिकार होते हैं, ये सारी चीजों को झेलते हैं। तो उस चीज को यहाँ पर रोकने के लिए ये पूरे स्टेप को यहाँ पर लेकर के आया गया है। 24 मई को इस पूरे दिवस को यहाँ पर मनाया जाता है। तो एक ये भी चीज याद रखिएगा, सिंक्रोनिया एक ऐसा डिजीज है जहाँ पे एक पर्सन जो है अपनी सोचने समझने की शक्ति को बहुत ज्यादा खो देता है। वो बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, मतलब या वो ज्यादा सोच नहीं पाता है कि व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। उसको ये चीजों की समझ कम होती जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर, ये हमें यंग एज ग्रुप को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सिजोफ्रेनिया। मैं थोड़े से पहले तो बोलने में थोड़ा mistake हो जाएगा। है ना, तो वही है, इसका मीनिंग कुछ खास अलग नहीं है, मीनिंग वही है जो आप अभी तक सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो बस स्पेलिंग में इधर उधर हो सकता है, बाकी वही है इसका। तो बहुत से लोगों को इसके डिजीज बन जाते हैं। ये आपको साइटिक हो सकता है, आपको नेगेटिव और कोग्निटिव, कई बार हेलुसिनेशन होते हैं ना, कुछ भूल जाते हैं चीजों को। तो हेलुसिनेशन इसमें बहुत कॉमनली लोगों को फेस करने पड़ते हैं। ये तो बहुत कॉमन जो है वो होता है ना, कई लोग ब्लैकआउट हो जाते हैं एकदम।
ब्लैकआउट समझते हो? एकदम से भूल गए चीजों को, क्या कर रहे थे, कहाँ पे गए, हर चीज एकदम दिमाग से ही निकल गई है उन लोगों के। तो ये तो बहुत ही कॉमनली होते रहते हैं। तो इससे जुड़े हुए रिस्क फैक्टर भी बहुत है। लोग इस बात से परेशान भी खूब रहते हैं, ऐसी जो चीजें होती हैं इससे परेशानी भी खूब होती है लोगों को। ऐसा नहीं कि बस ये लिख दिया है ऐसा कुछ है, बहुत बड़ी बीमारी है ये। लोग बहुत गंदा फेस करते हैं इन चीजों को। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। बाकी इससे जुड़े हुए आपके एनवायरनमेंट का भी काफी बड़ा फर्क पड़ता है इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि भाई आपका एनवायरनमेंट, आप किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है इस पूरी चीजों में। क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही सबसे बड़ी चीज है, आपकी डिफाइन करता है कि आपका लाइफस्टाइल और आपकी ये सारी चीजें, आपका एनवायरनमेंट काफी बड़े लेवल पे डिफाइन करता है। ठीक है, उनका साइज ब्रेन का भी थोड़ा अलग हो सकता है, डिफरेंट तरीके से उनकी सोच भी हो सकती है, काम करने के तरीके भी डिफरेंट हो सकते हैं, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन बिल्कुल हाँ, अलग ही काम करती है। तो देर आर सो मेनी रीजंस इसके पूरे। बाकी ट्रीटमेंट देखिए इसका, तो इंडिया में उतने ज्यादा अमाउंट में अभी अवेलेबल नहीं। ठीक है, हाँ, ट्रीटमेंट इज देयर, आई एम नॉट सेइंग ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तब डेफिनेटली इसका कोई ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, बाकी वही है, इसका थेरेपी और थोड़ा सा मेडिटेशंस और थोड़ा थेरेपी और वो होता है ना सेशंस वगैरह कंडक्ट करवाना, उसी के बाद थोड़ी सिचुएशन इम्प्रूव होने को दिख सकती है। अदरवाइज थोड़ा ये प्रॉब्लमैटिक ही रहता है। ये डिजीज ही कुछ इस तरीके का है कि जो प्रॉब्लमैटिक क्रिएशन करता ही करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, सिम्प्टोमेजिया डिजीज। ठीक है ना? चलिए, क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? अब आते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो आज एक सुपर कंप्यूटर के ऊपर है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर अभी एरावत करके एक लॉन्च किया गया है, तो अभी न्यूज में है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है ये एरावत सुपर कंप्यूटर। तो देखो भाई, सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स एक तरीके के जो कि बहुत बेस्ट तरीके से जो है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी और सारी चीजों को करने के केपेबल होते हैं। तो इंडिया में जो सुपर कंप्यूटिंग है वो अभी बहुत कम लेवल पे की गई है, लेकिन हाँ अभी जैसे आप ये देख रहे हो, इरावत है, परम है, सिद्ध है, अभी ये सुपर कंप्यूटर्स ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी यहाँ पर run कर रहे हैं, इसी रूप में, अगर थोड़ा किसी जगह पे वो टॉप में आते हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर है कुछ किया है, जिनके नाम हम आपको थोड़ा सा नाम पता होना चाहिए, detail देखो मैं आपको बता ही रही हूँ। जैसे अभी इरावत है, ये सुपर कंप्यूटर नंबर 75 पे आया है इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस में, जिसको सी डैक पुणे में इंस्टॉल किया गया है। ठीक है भाई, इसको न्यू वेब टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पर, नेट वेब टेक्नोलॉजीज ने यहाँ पर डेवलप किया। सारे स्टेटमेंट ठीक लिखी। अगला है स्पार्शली आइलैंड्स, बहुत न्यूज में रहे हैं ये स्पार्शली आइलैंड्स। तो ये स्पार्शली आइलैंड्स क्या है, कहाँ पे बने हुए, इनका रोल क्या है, थोड़ा सा उन सब के ऊपर भी हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करें। ठीक है, तो ये स्पार्शली आइलैंड्स है ना, ये साउथ चाइना सी में आपको देखने को मिलेगा। इनकी लोकेशन कहाँ पे है? साउथ चाइना सी में, मलेशिया और वियतनाम फिलीपींस के रीजन में। तो ये साउथ चाइना सी में इसकी ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है बेसिकली, अभी भी चाइना की वजह से ये डिस्प्यूट में रहता है। तो इसका नाम क्या है? स्पार्शली आइलैंड। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो इतना आप लोगों को अंडरस्टैंड करके नोट करना। ठीक है भाई, ये थे आज के इंपॉर्टेंट, ज्यादातर इसके अंदर प्रीलिम से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। थोड़ा सा इसके अंदर आप कह लीजिए कि मेंस का एलिमेंट थोड़ा कम था इसके अंदर। ओके, सो ये सब आप अपना लर्न कीजिएगा यहाँ तक, इन सारे फैक्ट्स को लिखिएगा, लर्न कीजिएगा, बाकी यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेंस का एग्जाम आने वाला है। एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करें SCS से, पढ़ करके उनको फायदा मिले। हमारी तो यही पूरी तरीके से इच्छा है कि भाई हर एक पर्सन को यहाँ पर फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि भाई
पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो देखो भाई ये नंबर्स आपके सामने हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, या फिर यहाँ ज्यादा क्लियर दिख रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी पीडीएफ को भी कलेक्ट कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वो ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, ऐसे ही पढ़ते रहो।